सोचिए, मतलब एक फिल्म का सिर्फ एक पहला पोस्टर आता है, उसमें कोई डायलॉग नहीं है, कोई वीडियो भी नहीं है। हाँ, बस एक स्थिर सी तस्वीर होती है। बिल्कुल। और फिर कुछ ही दिनों बाद बस कुछ सेकंड का एक टीजर या ट्रेलर सामने आ जाता है। और अचानक से पूरा इंटरनेट, मतलब सोशल मीडिया का हर कोना, एकदम से एक डिजिटल रणांगण बन जाता है। मतलब एक पूरा युद्ध का मैदान तैयार हो जाता है। लोग इतिहास की किताबों के पन्ने शेयर करने लगते हैं। वही तो। और जो निर्माता है उसकी पूरी वंशावली खंगाली जाने लगती है। एक आम सा जो मनोरंजन का विषय था, वो अचानक से एक बहुत गहरी सांस्कृतिक और राजनैतिक बहस बन जाता है। और ये सब शुरू होता है केवल कुछ विजुअल्स और एक नाम के चुनाव से। देखिए, जब बात इतिहास की आती है ना, तो पर्दा केवल एक स्क्रीन नहीं लेता, वो लोगों की आस्था का एक कैनवस बन जाता है। एकदम सही कहा। और आज के इस डीप डाइव में हम इसी दिलचस्प और काफी जटिल टकराव को समझने वाले हैं। हमारे पास डिटेल्ड रिपोर्ट है। हाँ, और ये रिपोर्ट रितेश देशमुख की जो आगामी मराठी फिल्म है राजा शिवाजी, उसके इर्द गिर्द चल रही उन तीखी बहसों का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलती है। बिल्कुल, जिसने इंटरनेट का तापमान एकदम बढ़ा दिया है। और देखिए, हमारा मिशन यहाँ किसी को सही या गलत ठहराना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम कोई पक्ष नहीं ले रहे। हमारा मिशन इस बात की तह तक जाना है कि जब कोई फिल्म निर्माता अपनी सिनेमैटिक लिबर्टी यानी अपनी रचनात्मक आज़ादी का इस्तेमाल करता है, तो वो दर्शकों की ऐतिहासिक भावनाओं से कैसे और क्यों टकराती है। ये एक बहुत ही बारीक मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक अध्ययन होने वाला है। हाँ, मतलब क्या हम इतिहास को लेकर इतने ज्यादा संवेदनशील हो गए हैं कि हर छोटी बात पर विवाद खड़ा हो जाता है, या फिर लोगों का गुस्सा जायज है? हम केवल ये नहीं देखेंगे कि विवाद क्या है, बल्कि ये समझेंगे कि इसके पीछे की असली मैकेनिज्म क्या है। तो चलिए, इसलिए इस विवाद के पहले अध्याय पर चलते हैं, और वो है नाम का विवाद। स्रोत बताता है कि जब फिल्म का पहला पोस्टर रिलीज हुआ ना, तो उस पर जो टाइटल लिखा था उसने ही पहली चिंगारी भड़काई। हाँ, पोस्टर पर केवल राजा शिवाजी लिखा हुआ था। बस इतना ही। और दर्शकों के एक बहुत बड़े वर्ग को ये बात बुरी तरह खटक गई। उनकी आपत्ति ये थी कि महाराज के नाम के आगे छत्रपति की सम्मानजनक उपाधि क्यों नहीं लगाई गई। और रिपोर्ट के अनुसार लोगों का ये दृढ़ता से मानना है कि उनका नाम लेते समय छत्रपति लगाना कोई चॉइस नहीं है, ये एक अनिवार्य नियम है। इस बात की गहराई को समझने के लिए मतलब हमें छत्रपति शब्द के वजन को समझना होगा, है ना? बिल्कुल, ये कोई ऐसा शब्द नहीं है जो सिर्फ नाम को भारी बनाने के लिए जोड़ दिया गया हो। देखिए, राजा तो इतिहास में बहुत हुए हैं। हाँ, कोई भी जिसके पास छोटी सी जागीर हो, वो राजा बन जाता था। सही कहा। लेकिन छत्रपति का अर्थ होता है वो संप्रभु शासक जो अपनी प्रजा को सुरक्षा का छत्र यानी छाता प्रदान करता है। अरे वाह, ये काफी गहरा अर्थ है। हाँ, और ये उपाधि महाराज ने खुद को नहीं दी थी। ये एक बहुत लंबे संघर्ष के बाद स्वराज की स्थापना के समय जनता द्वारा दिया गया सर्वोच्च सम्मान था। इसका मतलब है कि जब कोई वो उपाधि हटाता है, तो वो केवल एक शब्द नहीं हटा रहा, वो उस पूरे संघर्ष और जनता के उस सम्मान को हटा रहा है। बिल्कुल, सांस्कृतिक नजरिए से लोग इसे ऐसे ही देखते हैं। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा डेविल्स एडवोकेट बनना चाहूंगा। अच्छा, बताइए। अगर हम फिल्म निर्माण और पीआर यानी पब्लिक रिलेशंस के नजरिए से सोचें, तो दुनिया बहुत अलग तरह से काम करती है। मार्केटिंग का एंगल। हाँ, मार्केटिंग की दुनिया में अक्सर चीजों को छोटा, क्रिस्प और आकर्षक रखने की कोशिश की जाती है। आजकल एसईओ का जमाना है, हैशटैग्स चलते हैं। और बिलबोर्ड्स पर भी छोटे नाम ज्यादा अच्छे लगते हैं। बिल्कुल। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मेकर्स ने इसे केवल एक कैची फिल्म टाइटल बनाने के लिए छोटा किया हो? मतलब उनका इरादा अपमान करने का ना हो। आपकी बात व्यावहारिक रूप से एकदम सही है। पीआर टीमें इतिहास की किताबों के हिसाब से नहीं सोचती। वो तो फॉन्ट साइज और विजुअल अपील देखती हैं। हाँ, उन्हें बस एक ऐसा नाम चाहिए जो जुबान पर आसानी से चढ़ जाए। लेकिन यहीं पर तो सबसे बड़ा टकराव है। मार्केटिंग ऑप्टिमाइजेशन और सांस्कृतिक श्रद्धा के बीच का टकराव। एकदम सही। देखिए, पीआर टीम के लिए छत्रपति एक लंबा शब्द हो सकता है जो शायद पोस्टर के डिजाइन में फिट न बैठ रहा हो। समझ रहा हूँ। लेकिन महाराष्ट्र और भारत के एक बहुत बड़े वर्ग के लिए आप पीआर के नियमों को इतिहास के ऊपर नहीं रख सकते। जब आप किसी ऐतिहासिक महापुरुष पर फिल्म बना रहे हैं, तो आप एक तरह से उनके जीवन के किराएदार हैं। मतलब आपको उस घर के नियम मानने पड़ते हैं। बिल्कुल। जब मेकर्स ने वो उपाधि हटाई, तो दर्शकों ने इसे डिजाइन की पसंद नहीं माना,
उन्हें लगा कि सिनेमा की व्यावसायिकता ने इतिहास के सम्मान को किनारे कर दिया है। ये एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। यानी पहली ही सीढ़ी पर मार्केटिंग का लॉजिक और जनता का इमोशन आपस में टकरा गए। और अगर पहली ही सीढ़ी पर दर्शकों को सम्मान की कमी महसूस हो तो जाहिर है कि वे आगे की हर चीज को शक की नजर से देखेंगे। हाँ, अविश्वास के बीज तो यहीं से बो दिए गए। और यही अविश्वास हमें इस विवाद के दूसरे और शायद सबसे गहरे पहलू की ओर ले जाता है, जो कि सीधे उस व्यक्ति से जुड़ा है जो ये फिल्म बना रहा है। बात का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनकी राजनीतिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि पर केंद्रित है। रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि रितेश का जो बैकग्राउंड है वो कांग्रेसी और लिबरल यानी उदारवादी विचारधारा का माना जाता है। और दर्शक इस बैकग्राउंड को लेकर काफी आशंकित हैं। स्रोत के अनुसार दर्शकों के एक वर्ग का मानना है कि शिवाजी महाराज तो एक प्रखर हिंदू राजा थे जिन्होंने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए युद्ध लड़े। बिल्कुल। अब लोगों के मन में ये भारी डर बैठ गया है कि कहीं रितेश देशमुख अपनी पारिवारिक विरासत के चलते महाराज को पर्दे पर एक लिबरल या अत्यधिक सेक्युलर शासक के रूप में पेश न कर दें। दर्शक ये चिंता जता रहे हैं कि इतिहास को एक खास विचारधारा के सांचे में ढाला जा सकता है। और सिर्फ विचारधारा ही नहीं, लुक को लेकर भी बातें हो रही हैं। रिपोर्ट बताती है कि कुछ लोगों को लग रहा है कि रितेश का लुक इस ऐतिहासिक भूमिका के लिए सूटेबल नहीं है। यहाँ ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि इतिहास में असल सच्चाई क्या थी या कौन सी राजनीतिक विचारधारा सही है, इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, हम पूरी तरह से निष्पक्ष हैं। हम केवल उस लेंस या नजरिए का विश्लेषण कर रहे हैं जिससे दर्शक इस फिल्म को देख रहे हैं। और ये देखना बहुत दिलचस्प है कि आज का दर्शक कितना सतर्क हो गया है। वो फिल्मकार के दिमाग को पढ़ना चाहता है। लेकिन मुझे यहाँ एक बात सच में बहुत परेशान कर रही है। क्या? मैं मानता हूँ कि लोगों की अपनी चिंताएं हैं, लेकिन क्या हम अभिनय और कला के बुनियादी सिद्धांत को ही नहीं भूल रहे हैं? आप किस सिद्धांत की बात कर रहे हैं? मतलब अभिनय का अर्थ ही क्या होता है? क्या एक एक्टर का काम यही नहीं है कि वो अपने वास्तविक व्यक्तित्व को, अपनी निजी विचारधारा को पीछे छोड़ दे, कैमरे के सामने किसी और इंसान की जिंदगी जिए? हाँ, अगर कोई अभिनेता असल जिंदगी में बहुत शांत है लेकिन पर्दे पर एक क्रूर विलन का किरदार निभाता है तो हम उसकी तारीफ करते हैं। बिल्कुल करते हैं। तो फिर एक कलाकार का व्यक्तिगत या पारिवारिक बैकग्राउंड ये कैसे तय कर सकता है कि वो पर्दे पर किस तरह का किरदार निभाएगा? सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो आपका तर्क 100% सही है। कला के आदर्श रूप में कलाकार एक खाली बर्तन की तरह होता है जिसमें जो भी चरित्र डाला जाए वो उसी का आकार ले लेता है। हाँ, निर्माता से स्वतंत्र कला का सिद्धांत यही कहता है कि कला को कलाकार से अलग करके देखा जाए। तो फिर इस मामले में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? लोग कलाकार और कला को मिक्स क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम आज के युग की सच्चाई को नजरअंदाज नहीं कर सकते। सोशल मीडिया के इस दौर में दर्शक कला और कलाकार को अलग अलग करके नहीं देखते। उनके लिए निर्माता की पहचान भी फिल्म का ही हिस्सा है। बिल्कुल, उसके पुराने बयान, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, ये सब उस पैकेज का हिस्सा है जो दर्शक थिएटर में देखने जाता है। और जब विषय किसी ऐसे ऐतिहासिक व्यक्तित्व का हो जो करोड़ों लोगों के लिए श्रद्धेय है, तो ये संवेदनशीलता और बढ़ जाती है। अगर ऐतिहासिक रिकॉर्ड में शिवाजी महाराज के 100 अलग-अलग प्रसंग हैं, तो लोगों को लगता है कि एक लिबरल निर्माता शायद उन प्रसंगों को ज्यादा दिखाएगा जहां कूटनीति की बातें हों, और शायद आक्रामकता या धार्मिक रक्षा वाले प्रसंगों को कम जगह दे। इसी चुनाव को लेकर दर्शक आशंकित है। और जो लुक वाली बात है ना, वो भी इसी से जुड़ी है। लुक का विचारधारा से क्या लेना देना? ऐतिहासिक फिल्मों में लुक केवल मेकअप नहीं होता, वो उस किरदार के ऑरा या प्रभाव को स्थापित करता है। जब लुक मैच नहीं करता और ऊपर से वैचारिक मतभेद का डर हो, तो दर्शकों को लगता है कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ पक्की है। ये तो सच में किसी चक्रव्यूह में फंसने जैसा है। मतलब फिल्म शुरू होने से पहले ही आपको अपनी विचारधारा और लुक की सफाई देनी पड़ रही है। ये दिखाता है कि आज ऐतिहासिक महाकाव्य बनाना केवल कैमरे का काम नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध भी है। और ये मनोवैज्ञानिक युद्ध तब अपने चरम पर पहुंच जाता है जब आप फिल्म के मुख्य हथियारों को ही कटघरे में खड़ा कर दें। आप ट्रेलर के उस खास सीन की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। अब हम इस पूरी बहस के सबसे ज्यादा चर्चित हिस्से पर आते हैं, ट्रेलर का वो वाघनख वाला दृश्य, जिसने सिनेमैटिक लिबर्टी और ऐतिहासिक तथ्य के बीच की रेखा को पूरी तरह से धुंधला कर दिया है। सच में वाघनख या टाइगर क्लॉज ये सिर्फ एक हथियार नहीं है, ये मराठा इतिहास के सबसे बड़े रणनीतिक पलों का प्रतीक है। चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं।
स्रोत बताता है कि ट्रेलर में एक दृश्य है जहां महाराज को बहुत ही खुलेआम तरीके से वाघनख पकड़े हुए दिखाया गया है। हाँ, वो उसे हाथ में लिए हुए एक संवाद बोल रहे हैं, हे हिंदवी स्वराज्य भावे ही श्रींची इच्छा। जिसका मतलब है यह हिंदवी स्वराज्य बने, यही ईश्वर की इच्छा है। महाराष्ट्र सामना अफजल खान से हुआ था, हाँ, उनके लिए ये दृश्य एक लॉजिकल फेलियर था। क्योंकि इतिहास के हिसाब से वाघनख कोई तलवार या भाला नहीं है जिसे आप हवा में लहरा कर दिखाएं। बिल्कुल, ये एक कंसील्ड वेपन यानी छुपा हुआ हथियार था। स्रोत बहुत ही ठोस तर्क देता है यहाँ पर। प्रतापगढ़ की तलहटी में वाघनख का पूरा महत्व ही उसका सरप्राइज एलिमेंट था। महाराज ने उसे अपनी उंगलियों के बीच छिपा कर रखा था। क्योंकि अफजल खान शारीरिक रूप से बहुत विशाल था, आमने सामने की लड़ाई में उसे हराना बहुत मुश्किल था। तो स्रोत पूछता है कि अगर अफजल खान को पहले से जरा सा भी अंदेशा होता या वो महाराज को खुलेआम वाघनख लहराते हुए देख लेता, तो क्या वो उनके इतने करीब आता? क्या वो गले मिलने के बहाने हमला करने की कोशिश करता? बिल्कुल नहीं। इतिहास की तार्किकता यही कहती है कि अगर गुप्त हथियार गुप्त ही नहीं रहा तो उस पूरी रणनीति की बुनियाद ही ढह जाती है। महाराज की महानता केवल उनकी ताकत में नहीं थी, उनकी सामरिक बुद्धिमत्ता में भी थी। लेकिन यहीं पर हमें एक फिल्म निर्माता के दिमाग को भी पढ़ना होगा। स्रोत में इस बात का भी जिक्र है कि शायद ये दृश्य उस समय का हो सकता है जब महाराज खान से मिलने की योजना बना रहे हों। मतलब एक तरह का स्ट्रेटेजी सेशन। हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी सिनेमैटिक मजबूरी भी होती है। वो क्या? आप सोचिए, ट्रेलर का उद्देश्य क्या होता है? ट्रेलर का काम इतिहास पढ़ाना नहीं है, उसका काम है लोगों के रोंगटे खड़े करना, ताकि लोग टिकट खरीदें। बिल्कुल। वाघनख महाराष्ट्र के दर्शकों के लिए एक इमोशनल ट्रिगर है। जब कोई डायरेक्टर ट्रेलर काटता है तो वो सबसे बड़े और प्रभावशाली विजुअल्स को आगे रखता है, जिसे इंडस्ट्री में मनी शॉट कहते हैं। बिल्कुल, मनी शॉट। तो आप कह रहे हैं कि उन्होंने ऐतिहासिक लॉजिक की कीमत पर एक कूल विजुअल को चुन लिया। सिनेमैटिक लिबर्टी अक्सर यही करती है। एक दृश्य को ज्यादा भव्य बनाने के लिए तथ्यों के साथ थोड़ी छूट ली जाती है। निर्देशक ने शायद सोचा होगा कि महाराज के हाथ में वाघनख देखकर दर्शक तालियां बजाएंगे। हाँ, लेकिन स्रोत का विश्लेषण हमें ये बताता है कि ऐतिहासिक कहानियों में ये दाव उल्टा भी पड़ सकता है। लेकिन जब बात इतिहास की होती है तो दर्शक एक अलग मानसिकता के साथ थिएटर में बैठता है। वो तार्किकता खोजता है, लॉजिक ढूंढता है। बिल्कुल। अगर दर्शक को लगने लगे कि नाटकीयता पैदा करने के चक्कर में उस घटना के लॉजिक को ही खत्म कर दिया गया है, तो उसका भ्रम टूट जाता है और फिर वो उस फिल्म की दुनिया से कनेक्ट नहीं कर पाता। एकदम सही। ये बहुत ही गहरी बात है। यानी सिनेमैटिक लिबर्टी का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, इसका मतलब है कि आप कहानी के मूल प्रभाव को नुकसान पहुंचाए बिना उसे रोचक बनाए। अगर हथियार पहले ही दिख गया तो अफजल खान की मूर्खता साबित होती है, महाराज की बुद्धिमत्ता नहीं। आप नाटकीयता बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप किरदार की रणनीतिक बुद्धिमत्ता को कमतर नहीं दिखा सकते। तो अगर हम इस पूरी चर्चा के सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ें तो क्या तस्वीर उभरती है? हमने शुरुआत की एक नाम से। हाँ, कि कैसे छत्रपति शब्द का न होना मार्केटिंग और सांस्कृतिक सम्मान के बीच का एक बड़ा टकराव बन गया। फिर हमने वैचारिक चश्मे को समझा, कैसे आज का दर्शक कला और कलाकार को अलग नहीं कर पाता, और एक निर्माता का लिबरल बैकग्राउंड लोगों में डर पैदा कर देता है कि कहीं इतिहास के साथ छेड़छाड़ ना हो जाए। और आखिर में हमने उस वाघनख के दृश्य को डिकोड किया, जहां एक मनी शॉट बनाने की चाहत में ऐतिहासिक तार्किकता को किनारे कर दिया गया। इन सब बातों का सार यही है कि ऐतिहासिक महाकाव्य बनाना आज के समय में सचमुच तलवार की तेज धार पर चलने के समान है। ये केवल एक फिल्म बनाना नहीं है, ये भावनाओं, आस्थाओं और तथ्यों के बीच संतुलन बनाने का एक बेहद जटिल खेल है। स्रोत ने अपनी रिपोर्ट के अंत में एक बहुत ही जायज सवाल भी उठाया है। क्या सवाल है? क्या सच में रितेश देशमुख की इस फिल्म को जानबूझकर ट्रोल किया जा रहा है? मतलब जिस तरह से सिर्फ एक ट्रेलर और पोस्टर को लेकर ही इतना बड़ा रामायण खड़ा हो गया है। हर फ्रेम का पोस्टमार्टम हो रहा है। हाँ, तो सोचिए जब ये पूरी फिल्म थिएटर्स में रिलीज होगी तब क्या माहौल होगा? इस सवाल का जवाब तो खैर भविष्य के गर्भ में ही है, लेकिन ये पूरी चर्चा श्रोताओं को एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सिखाती है। वो क्या? यही कि जब भी हम ऐतिहासिक विषय पर बनी कोई फिल्म देखते हैं तो हमें एक बहुत ही सतर्क दर्शक होना चाहिए। सतर्क होने का मतलब ये है कि हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि एक फिल्म कभी भी इतिहास की पाठ्यपुस्तक नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं। उसका बजट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो। फिल्म हमेशा एक निर्माता की कल्पना, उसकी समझ और बॉक्स ऑफिस की व्यावसायिक जरूरतों के फिल्टर से होकर ही हमारे सामने आती है।